नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हाजिर है आज का बहुत बड़ा अपडेट लेकर बीपीएससी द्वारा जारी किया गया नया पत्र को लेकर। और दोस्तों, एक बार फिर से बिहार विशेष अध्यापक परीक्षा जारी कर दी गई है, जिसका कि जो कि एक पात्रता परीक्षा है, उसके संबंध में भी हम विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन बीपीएससी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र जारी कर तमाम अभ्यर्थियों के बीच में खुशी के साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिसमें खलबली मचा दी है, और ये है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी फेज 2 का परीक्षा के संबंध में। दोस्तों, इसमें विशेष प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस दिशा निर्देश के अनुसार एक तरफ एनआईओएस के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनआईओएस के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ एनआईओएस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है, तो कुछ अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आखिर एक ही प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दो अभ्यर्थियों के साथ अलग अलग कैसे लागू हो रही है। एक के साथ लागू नहीं हो रही है और एक के साथ लागू हो रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है और उसका भी ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से जारी किया जाएगा। इन दोनों मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। और तीसरी बात बता दूं दोस्तों कि जो भी अभ्यर्थी सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतजार में है, उनके लिए भी सुनहरा अवसर आने वाला है। बस 1 से 2-3 दिनों के अंदर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये स्पष्ट हो गया है कि अभी तक एनआईओएस से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं, जिन्होंने विद्यालय योगदान कर दिया है, उनकी सेवा बनी रहेगी और उनके नौकरी पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में इन तमाम अभ्यर्थियों को भी मौका अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये भी पूर्व की बहाली और पूर्व की रिक्ति के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। साथियों, आइए हम आपको स्क्रीन के माध्यम से बताते हैं कि आज जो नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है, जो पत्र जारी की गई है, उसके मुख्य बिंदु क्या है। परीक्षा से संबंधित फेज 2 की परीक्षा के बाद दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है, जिसे हम आइए स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 के अंतर्गत यह पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, इसे आप गौर पूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है, जिसका हम विश्लेषण करेंगे बाद में। पहले हम इसे क्रमवार पढ़ते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 के लिए दिनांक 2/12/2023 से यहाँ देख सकते हैं 2/12/2023 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी 2 दिसंबर से आप तमाम अभ्यर्थी जो फेज 2 के अभ्यर्थी हैं, अपना ये एडमिट कार्ड ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ई एडमिट कार्ड। उसके बाद नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 25 KB में होना चाहिए, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको 25 KB से अधिक अपना पासपोर्ट साइज नहीं होनी चाहिए। आप उसे अपलोड करने के बाद ही आप
उसे डाउनलोड करेंगे। और साथ ही साथ आप जो डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, उसमें आपको सेंटर का नाम नहीं रहेगा, परंतु परीक्षा सेंटर कोड और जिला का नाम अंकित रहेगा। आगे भी एक बार फिर से आपको फाइनल ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको परीक्षा केंद्र का नाम भी अंकित रहेगा। ये 2 नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है दोस्तों कि वर्ग 6 से 8 एवं 9 से 10 संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास, भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि सामाजिक विज्ञान विषय से जो भी अभ्यर्थी आपने फेज 2 में आवेदन किया है, चाहे आप कक्षा 6 से 8 के लिए हो या फिर सेकेंडरी 9-10 के लिए हो, वो निश्चित रूप से आप आश्वस्त हो ले कि सामाजिक विज्ञान के लिए 2 विषय होना अति अनिवार्य है, जिसमें एक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय, यानी आप 2 जो विषय चुनेंगे उसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना अति अनिवार्य है। और आप प्रक्रिया के दौरान आप उसे वहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही अपना संबंधित विषय को क्लिक करने के बाद अपना डाउनलोड ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास विषय का होना अनिवार्य है। इसके अलावे इतिहास या फिर भूगोल विषय का होना अनिवार्य है। इसके अलावे आप अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र भी आपके पास होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। अब तीसरी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण है बात दोस्तों, कि देख सकते हैं माने इसमें लिखा गया है पॉइंट नंबर 3 में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत है, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डीएलएड की डिग्री मान्य है। डीएलएड का मतलब ये नहीं सारे डीएलएड हो जाते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो सारी डिग्रियां मान्य है। उसी के अंतर्गत कहा गया है कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 से पहले बहाल हो चुके हैं, उनके लिए एनआईओएस की 18 माह का कोर्स मान्य है। यानी कहने का अर्थ है कि बीपीएससी ने कार्यरत शिक्षकों के लिए डीएलएड 18 माह का कोर्स की वैलिडिटी दे दी है। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए ये डिग्री मान्य, यानी वो इस आधार पर दक्ष हो चले हैं और वे पढ़ा सकते हैं तमाम बच्चों को। बाद बाकी फ्रेशर अभ्यर्थी जो इससे किए हैं वो नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी उनके लिए अवसर नहीं होगा। आगे भी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ये हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं दोस्तों कि 18 माह के डीएलएड कोर्स के लिए हताश होने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता निकल कर आएगी। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों के लिए ये आ गई है कि ये मान्यता है, ये नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं वे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो बस यही एक आधार बनेगा तमाम फ्रेशर अभ्यर्थियों का और उन्हें भी सफलता मिलेगी। चौथी बात पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि लिखा गया है वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 07 यानी 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। यानी 1 से 5 के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायादेश आया है और उसमें कांडिका 7 में वही देखा गया है, जहाँ तक हमें याद है कि उसमें विभिन्न जैसे केवीएस है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, इस तरह की बातें कही गई है। तो आप उसमें जो न्यायादेश है उसे आप देख लेंगे। इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस विद्यालय से संबंधित है, उस विद्यालय से संबंधित जो भी अभ्यर्थी होंगे उन पर वो लागू होता है। तो आप इसे जो भी 1 से 5 के अभ्यर्थी है कॉलम नंबर 4 को निश्चित रूप से आप अध्ययन कर लेंगे
105 के तो ज़्यादा नहीं थे, कुल 9400 ही सीट थे बिहार में इस बार, और जो कि जनरल के लिए था, जनरल कैटेगरी सभी के लिए ये निर्धारित की गई थी। तो आप उसे निश्चित रूप से देख लेंगे, बहुत बड़ी बात कही गई है। और 5वें नंबर में कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6 से 8 संगीत अवली कला विषय को छोड़कर, ठीक है, 6 से 8 में संगीत एवं कला विषय को छोड़कर बाद बाकी सभी के लिए बात कह दी गई, आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है। उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि कक्षा 6 से 8 के लिए संगीत या कला विषय को छोड़ने के उपरांत जो भी 6 से 8वां यानी 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या फिर 11वीं से 12वीं के लिए जो भी आवेदक हो, जिन्होंने शिक्षा विभाग के लिए भी आवेदन किया है, इसके अलावे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी अलग अलग विषयों में आवेदन किया गया है। इस पत्र में यही इंगित किया गया है कि अलग अलग दोनों में मानते हैं कि शिक्षा विभाग में उन्होंने इतिहास विषय से कर दिया और अन्य विषयों में अलग विषय से कर दिया, तो इसके लिए कोई एक ही का उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है। यानी सिर्फ एक परीक्षा यानी शिक्षा विभाग से संबंधित जो परीक्षाएं आयोजित की गई है बस उसी में शामिल होना है। ऐसी बात नहीं, इसमें स्पष्ट ये नहीं किया गया है कि आपका रिजल्ट जो है या मेधा क्रम जो है सो दोनों में बनाई जाएगी, लेकिन आवेदन किया है तो आप संभवतः मान के चले कि इसमें किया गया है अलग अलग विषय के लिए, परंतु अगर एक विषय होता है तो ये निश्चित है कि दोनों विभाग के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेंगे जिसमें उनका स्थान आएगा। कॉलम नंबर पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये पुरानी बात हो गई कि आप ये एक अलग से ले जाएंगे, 2 एडमिट कार्ड आप परीक्षा केंद्र पर ले जाएंगे, जिसमें से एक वहाँ हस्ताक्षर करके आप परीक्षा केंद्र पर वीक्षक के समक्ष उन्हें सुपुर्द कर देंगे। तीसरी 7वीं नंबर बात कही गई है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5/12/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। यानी पहले जो आप 2 दिसंबर से जो आप डाउनलोड करेंगे ई एडमिट कार्ड, उसमें सिर्फ परीक्षा केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा, परंतु आप 5 दिसंबर से जो भी डाउनलोड करेंगे, 7 से ये परीक्षा प्रारंभ हो रही है, उसमें आपका परीक्षा का केंद्र का नाम निश्चित रूप से स्पष्ट रूप में अंकित रहेगा। और 8 नंबर है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो पुरानी बात, 1 घंटा पूर्व तमाम अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। तो बहुत बड़ी बात कही गई दोस्तों कि NIOS के लिए कि जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए NIOS की डिग्रियां मान्य है और फ्रेशर के लिए मान्य नहीं है। कुछ और बातें भी छनकर आएंगी और आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता निश्चित रूप से निकलेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब हम देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, इसके द्वारा आपको एक बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। यानी कुल हम बता दें आपको कि ये विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया है। विशेष विद्यालय जो कि दिव्यांग अभ्यर्थी हो या फिर अन्य की लिए क्लियर कर दिया गया है कि अनुसमर्थन प्रदान कराने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के लिए है। यानी दिव्यांगता संबंधी जो भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उन्हें विशेष विद्यालय के लिए यहाँ दे दिया गया है कि 5534 जो है 105 के लिए ये सीट है, यानी इतने पदों पर ये
अध्यापक कक्षा 1 से इतना 6 से 8 के लिए 1745 पद सृजित किए गए हैं। यानी इतने पदों के लिए ये विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम अभ्यर्थी बैठ सकते हैं और इसमें स्पष्ट दिया गया है दोस्तों कि ये परीक्षा यानी आप पात्रता परीक्षा है, इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल सकती। ये एक पात्रता है, फिर से आपके लिए ये बीपीएससी एग्ज़ाम ले उसमें आपको बैठना होगा और आप उसके आधार पर चयनित शिक्षक के रूप में माने जाएंगे। तो ये आप पात्रता परीक्षा यानी BSSTET ये निकल गई है, जिसका आवेदन आप 2 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क समर्पित कर सकते हैं। और इसका वेबसाइट है दोस्तों www.BSEBstate.com, जिससे आपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का स्टेट दिया था, बस उसी साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी ये विशेष अध्यापकों के लिए है जिन्होंने इसके संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वही इसका आवेदन फुल फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक कर आप अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के पास शेयर कर दें ताकि वे भी इस पत्र के माध्यम से अपना लाभ ले ले और परीक्षा संबंधी डाउनलोड के संबंध में एडमिट कार्ड डाउनलोड के संबंध में उन्हें भी विस्तृत जानकारी हो जाए। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।